जरा एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां दुनिया का सबसे ताकतवर पहलवान खड़ा है। उसके पास हर तरह का हथियार है, वो जब चाहे किसी को भी डरा सकता है। लेकिन अचानक एक दिन ना वो अपना सबसे बड़ा हथियार चलाता है और उसका कोई असर ही नहीं होता। बिल्कुल। वो हथियार सामने वाले से टकराने के बजाय किसी भूत की तरह उसके आर पार निकल जाता है। सामने वाला बिना किसी खरोच के बस खड़ा रहता है। ये तो किसी फिल्म का सीन लगता है। लेकिन भू राजनीति में, मतलब आज के ग्लोबल पॉलिटिक्स में, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। एग्जैक्टली आज की वैश्विक कूटनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो पारंपरिक ताकतें थी ना, जो पहले बस एक इशारे से दुनिया को हिला देती थी, आज वो हैरान है कि उनका जो प्रेशर है या दबाव है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। और देखिए, यहीं से ना पुरानी दुनिया के नियम टूटने शुरू होते हैं। शक्ति का जो एक भ्रम होता है वो तब टूटता है जब आप वार करें और सामने से कोई प्रतिक्रिया ही ना हो। हाँ, सही कहा। और आज की इस डीप डाइव में हम ठीक इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हमारे सामने संदीप चौहान की 2026 में पब्लिश हुई एक बेहद दिलचस्प किताब है। इसका नाम है द अमेरिकन डायलेमा। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और शुरुआत में ही ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी खास देश की आलोचना करना या किसी की तारीफों के पुल बांधना नहीं है। हम यहाँ बस एक सिस्टम को डिकोड करने बैठे हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का मुख्य मिशन ही यही समझना है कि दुनिया में जो प्रेशर का खेल दशकों से चल रहा था, वो अचानक फेल क्यों हो गया और कैसे अलग-अलग देश इस दबाव से बचने के लिए अपनी पूरी रणनीति बदल रहे हैं। और संदीप चौहान की इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये पूरी तरह से न्यूट्रल है, मतलब तटस्थ है। हाँ, चौहान घटनाओं को इस नैतिक चश्मे से नहीं देखते कि कौन सही है और कौन गलत। उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है जिसे वो यूनिफाइड पावर आर्किटेक्चर या यूपीए कहते हैं। यूपीए फ्रेमवर्क। हाँ, तो सरल शब्दों में कहें तो वो सत्ता को एक ढांचे या एक बिल्डिंग की तरह देखते हैं। जब उस बिल्डिंग के आसपास का मौसम या जमीन बदलती है तो उस ढांचे के काम करने का तरीका कैसे चरमरा जाता है, ये किताब सिर्फ इसी बात का निष्पक्ष विश्लेषण करती है। तो चलिए इस ढांचे के इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि आज दुनिया में जो इतना शोर शराबा है, जो उथल पुथल है, उसे समझने के लिए पहले हमें उस दौर को समझना होगा जब सब कुछ एकदम शांत था। जिसे किताब में साइलेंट आर्किटेक्चर या मौन वास्तुकला कहा गया है। एग्जैक्टली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कई दशकों तक ऐसा ही था। अमेरिकी शक्ति का अनुभव दुनिया ने किसी रोजमर्रा के दबाव या धमकियों के रूप में नहीं किया था। क्योंकि असल में जो सच्ची शक्ति होती है ना, उसे शोर मचाने की जरूरत ही नहीं होती। उस दौर में सत्ता इस बात से तय नहीं होती थी कि किसकी सेना कितनी बार हमला करती है। तो फिर किस बात से तय होती थी? सत्ता इस बात में थी कि दुनिया के वित्तीय लेन देन के नियम किसने लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसके स्टैंडर्ड्स किसने तय किए हैं, और सुरक्षा के जो समझौते हैं वो कैसे डिजाइन हुए हैं। अच्छा, मतलब सिस्टम बनाने वाले के पास असली ताकत थी। बिल्कुल। इस पूरी वास्तुकला को ऐसे तैयार किया गया था कि किसी भी देश के लिए इस सिस्टम का हिस्सा बनना ही सबसे तार्किक और फायदेमंद विकल्प था। तो उन्हें किसी को मजबूर नहीं करना पड़ता था? नहीं, इसे एनफोर्समेंट, मतलब डंडे के जोर पर बात मनवाना, उसकी जगह अलाइनमेंट की रणनीति कहा जाता है, यानी स्वतः ही एक साथ जुड़ जाना। मुझे ये किसी स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, मतलब जैसे iOS या एंड्रॉयड हो गया। कोई भी किसी इंसान को ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करता ना। कोई बंदूक तान कर नहीं कहता कि तुम यही फोन चलाओ। हाँ, ये बात तो है। लेकिन चूंकि सारे बेहतरीन एप्स, सारे काम के फीचर्स और सिक्योरिटी अपडेट्स इन्हीं पर मिलते हैं, तो लोग अपनी मर्जी से उसी इकोसिस्टम में बंध जाते हैं। अरे वाह, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली उपमा तो स्थिति को बहुत ही स्पष्ट कर देती है ना? हाँ, क्योंकि जब आपका अलाइनमेंट इतना मजबूत हो कि लोग अपनी जरूरत से आपके पास आएं, तो इन्फोर्समेंट की जरूरत ना के बराबर रह जाती है। सिस्टम खुद ब खुद चलता रहता है और सत्ता एक तरह से अदृश्य हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब किसी महाशक्ति को बार बार अपनी ताकत दिखानी पड़े, रोज ने प्रतिबंध लगाने पड़े या बार बार चेतावनियां जारी करनी पड़े, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। हाँ, ये उसकी बढ़ती हुई ताकत का नहीं, बल्कि इस बात का बहुत बड़ा संकेत है कि उसकी वो मौन वास्तुकला अब दरक रही है। लोग अब अपनी मर्जी से उस सिस्टम में नहीं रहना चाहते। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। मैं सोच रही थी कि अगर वो पुरानी वास्तुकला इतनी ही कारगर थी, तो वो अचानक ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखरने लगी? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। हाँ, और महामारी के बाद दुनिया ने रूस यूक्रेन युद्ध के रूप में वो बहुत बड़ा झटका देखा
किताब के अनुसार इसी घटना ने पुरानी व्यवस्था की सबसे कमजोर नस को दबा दिया। और ये साबित कर दिया कि पुरानी प्रेशर थ्योरी अब काम नहीं करती। तो ये प्रेशर थ्योरी काम कैसे करती थी पहले? थोड़ा इसके विज्ञान को समझते हैं। देखिए, पुरानी सोच ये थी कि अगर आप किसी देश की अर्थव्यवस्था पर कड़े सैंक्शंस या प्रतिबंध लगा देंगे तो वो देश पूरी दुनिया से कट जाएगा। मतलब उसका हुक्का पानी बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। उसके पास पैसे नहीं होंगे तो जनता विद्रोह कर देगी और मजबूर होकर उस देश की सरकार घुटने टेक देगी। सुनने में तो ये काफी लॉजिकल लगता है। लॉजिकल है भी, लेकिन ये सिद्धांत तब बहुत अच्छे से काम करता था जब दुनिया में विकल्प नहीं थे, ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। हाँ। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने एक नया यथार्थ सामने ला दिया। हाँ। प्रतिबंधों के बावजूद ऊर्जा की जो आपूर्ति थी वो रुकी नहीं। मतलब तेल और गैस का बिकना बंद नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। उसने बस बहने के नए रास्ते खोज लिए। मैं इस रास्ते खोजने वाले हिस्से पर थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। हाँ, बताइए। क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया का जो बुनियादी ढांचा है वही बदल गया है? मेरा मतलब है कि पहले दबाव एक कीप या फनल की तरह काम करता था। फनल की तरफ कैसे? हाँ, जैसे सारा का सारा तनाव और प्रेशर एक ही जगह इकट्ठा होकर उस देश के सिस्टम को तोड़ देता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि दुनिया एक स्पंज की तरह हो गई है। एक स्पंज? हाँ, आप स्पंज पर मुक्का मारते हैं और वो उस झटके को एक जगह सहने के बजाय अपने पूरे नेटवर्क में फैला देता है। बहुत ही सटीक उदाहरण है। यहाँ फैलाव या डिफ्यूजन ही मुख्य शब्द है। तो ये डिफ्यूजन काम कैसे करता है? देखिए, जब आप किसी एक देश पर प्रतिबंध लगाते हैं तो वो देश अब अकेला नहीं पड़ता। आज की दुनिया में दर्जनों बिचौलिए हैं, नई शिपिंग कंपनियां हैं और तीसरे देशों के बैंक तैयार बैठे हैं। वो लोग बीच में आ जाते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि हम आपका माल सस्ते में खरीदेंगे, उसे रिफाइन करेंगे, अपना ठप्पा लगाएंगे और वापस उसी बाजार में दोबारा बेच देंगे जिसने प्रतिबंध लगाया था। अरे वाह! तो मतलब प्रेशर एक जगह काम ही नहीं कर पाता। बिल्कुल। इस तरह दबाव एक जगह सिकुड़ने के बजाय पूरे ग्लोबल नेटवर्क में बढ़ जाता है। आधुनिक दुनिया ने एक बहुत बड़ा सबक सीख लिया है। और वो सबक क्या है? कि दक्षता या एफिशिएंसी से ज्यादा उत्तरजीविता या सर्वाइवलिटी महत्वपूर्ण है। सर्वाइवलिटी? हाँ, देश अब मानते हैं कि भू राजनीतिक झटके तो लगेंगे ही, इसलिए वे पहले से ही शॉक एब्जॉर्बर लगाकर चल रहे हैं। ये तो कुछ पुराने जमाने के लैंडलाइन फोन और आज के मैश वाईफाई नेटवर्क के बीच के फर्क जैसा हो गया ना। मैश वाईफाई, वो कैसे? देखिए, पुराने लैंडलाइन में आप एक तार काट दीजिए और संचार पूरी तरह से ठप हो जाता था। हाँ, वो तो है। लेकिन मैश नेटवर्क में अगर एक राउटर खराब भी हो जाए तो डेटा किसी दूसरे राउटर से होता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। हाँ। आप उसे रोक नहीं सकते। क्या बात है, बहुत उम्दा एनालॉजी है। और मैश नेटवर्क की खासियत यही है कि वो दबाव को बेअसर कर देता है। रूस इसी मैश नेटवर्क का फायदा उठाकर सिस्टम के भीतर ही रहकर झटके सोख रहा है। लेकिन जब हम चीन की तरफ देखते हैं जी, तो उनका खेल रूस से बिल्कुल अलग नजर आता है। हाँ, चीन का मामला बहुत अलग है। रूस तो बस झटके सोख रहा है, लेकिन चीन एक पूरी तरह से अलग और बहुत गहरा ढांचागत खेल खेल रहा है। ऐसा लगता है कि चीन की रणनीति सीधे तौर पर लड़ने की है ही नहीं, और ना ही वो सिस्टम में रहकर वीटो पावर मांग रहे हैं। बिल्कुल। किताब इससे बाईपास मतलब बगल से निकल जाना और क्लोज्ड लूप्स यानी बंद चक्र का नाम देती है। चीन की रणनीति वाकई सबसे अलग है। बाईपास करने का मतलब है पुरानी व्यवस्था को चुनौती दिए बिना उसे अप्रासंगिक या इररिलेवेंट बना देना। और ये काम वे इन क्लोज्ड लूप्स के जरिए कर रहे हैं। हाँ, और इसका मैकेनिज्म समझना बहुत दिलचस्प है। तो ये चक्र काम कैसे करता है? देखिए, चीन का चक्र कुछ इस तरह काम करता है। उनके कारखानों में जो विशाल विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग होती है, उससे बेहिसाब पैसा आता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग से पैसा आया। अब इस पैसे को वे अपनी घरेलू तकनीक या टेक्नोलॉजी विकसित करने में लगाते हैं। हाँ। और वो तकनीक सीधे उनकी रक्षा क्षमताओं को यानी डिफेंस को आधुनिक बनाती है। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी से डिफेंस। एग्जैक्टली। और फिर वो शक्तिशाली रक्षा प्रणाली दुनिया भर में उनके बाजारों और सप्लाई चेन की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मार्केट सुरक्षित हो गए। और अंत में उन्हीं बाजारों से पैसा वापस मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। अरे वाह, ये तो पूरा एक सर्कल बन गया। हाँ, ये एक ऐसा आत्मनिर्भर चक्र है जिसमें पश्चिमी देशों के वित्तीय सिस्टम या उनके डॉलर की कोई खास जरूरत ही नहीं बचती। इसे अगर मैं रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं तो मान लीजिए कोई व्यक्ति एक पुराने टोल प्लाजा पर खड़ा है। ठीक है। अब वहां टोल बहुत महंगा है और रोज झगड़े होते हैं। तो उस व्यक्ति के पास दो विकल्प है, या तो वो रोज टोल प्लाजा के कर्मचारियों से लड़े
जो कि पुराना तरीका है, जो कि रूस कर रहा है एक तरह से। हाँ, या फिर वो उस टोल प्लाजा के ठीक बगल से एक नया शानदार और अपना खुद का एक्सप्रेसवे बना दे। क्या बात है। वो पुराने टोल को तोड़ नहीं रहा है, वो बस लोगों को एक नया विकल्प दे रहा है जहां से बिना रोक टोक के गुजरा जा सके। इस एक्सप्रेसवे वाले उदाहरण में ना एक और गहरी बात छुपी है। वो क्या? जब कोई सीधा विरोध करता है, जैसे उस टोल कर्मचारी से लड़ना, तो वो अनजाने में उसी पुराने सिस्टम की सत्ता को स्वीकार कर रहा होता है। अच्छा, मतलब वो मान रहा है कि टोल वाले के पास पावर है। बिल्कुल, वो मानता है कि नियम वही टोल तय करेगा। लेकिन जब कोई बाईपास करता है या नया एक्सप्रेसवे बनाता है, तो वो पुराने सिस्टम की प्रासंगिकता को ही खत्म कर देता है। उसकी रेलेवेंसी खत्म हो जाती है। हाँ, चीन दूसरों को पुराने सिस्टम छोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर रहा है। वो बस एक समानांतर या पैरेलल विकल्प खड़ा कर रहा है। जैसे नया इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ। या नए पेमेंट गेटवे। एग्जैक्टली, या कोई नया डेवलपमेंट बैंक, जहां पुराने दावेदारों से किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। बताइए। अपना खुद का नया एक्सप्रेसवे बनाना या पूरा एक नया फाइनेंशियल सिस्टम खड़ा करना, ये कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसमें तो बेहिसाब समय, पैसा और संसाधन लगते हैं। रातों रात तो नया सिस्टम नहीं बन सकता ना। तो क्या ये चीन के लिए बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? देखिए, यही तो वो स्ट्रक्चरल गेम है जिसे समझने में पश्चिमी नीतिकार कई बार चूक जाते हैं। कैसे? चीन कोई रातों रात खेला जाने वाला T20 मैच नहीं खेल रहा है, वे एक टेस्ट मैच खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि इसमें दशक लग सकते हैं। वे लंबा सोच रहे हैं। हाँ, लेकिन जब ये क्लोज लूप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, तो बाहरी दुनिया का कोई भी आर्थिक प्रतिबंध या सैन्य दबाव इस पर असर नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो सिस्टम से बाहर ही है। एग्जैक्टली। ये धीमा जरूर है, लेकिन ये सीधे युद्ध से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। तो जब दुनिया में इस तरह के नए एक्सप्रेसवे बन रहे हों, तो बाकी दुनिया क्या कर रही है? बाकी दुनिया से आपका मतलब? मेरा मतलब वे देश जो ना तो अमेरिका है, ना रूस और न ही चीन, जैसे हमारा भारत हो गया या मिडल ईस्ट के देश हो गए। अच्छा, हाँ। किताब में भारत और मध्य पूर्व के देशों के रुख का बहुत ही शानदार विश्लेषण किया गया है। यहाँ बात आती है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्ता की। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किताब का। ऐसा लगता है कि ये देश अब एम्बिग्यूइटी मतलब अस्पष्टता और हेजिंग की नीति अपना रहे हैं। देखिए, इस बदलते हुए ढांचे में ना सबसे चतुर खिलाड़ी यही देश है। भारत का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, भारत की विदेश नीति तो काफी चर्चा में रहती है। बिल्कुल, उनकी विदेश नीति किसी एक घटना पर आधारित रिएक्शन नहीं है। ये एक बहुत गहरा मूलभूत सिद्धांत बन गया है, जिसे हम मल्टी अलाइनमेंट कह सकते हैं। मल्टी अलाइनमेंट? हाँ, मतलब सबके साथ जुड़ना। हाँ, इसका मतलब है कि भारत एक ही समय में सुरक्षा के लिए किसी एक गुट के साथ सैन्य अभ्यास कर सकता है, व्यापार के लिए दूसरे गुट से हाथ मिला सकता है, और ऊर्जा के लिए किसी तीसरे देश पर निर्भर हो सकता है। और यही चीज हम मध्य पूर्व के देशों में भी देख रहे हैं। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट के देश अब किसी एक खेमे में जाने के बजाय सिस्टम बैलेंसर बन गए। सिस्टम बैलेंसर? हाँ, वे जो जोखिम कम करने की नीति अपना रहे हैं ना, जिसे हेजिंग कहते हैं, वो आज के समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक ढाल है। पर यहीं पर मुझे एक बड़ा सवाल पूछना है। जी, पूछिए। अक्सर हमने देखा है कि पश्चिमी मीडिया या जो पुराने कूटनीतिक विशेषज्ञ हैं, वे इस नीति की बहुत आलोचना करते हैं। हाँ, वो तो करते हैं। वे कहते हैं कि क्या ये सीधा सीधा अवसरवाद या ऑपर्चुनिज्म नहीं है? अवसरवाद। हाँ, मतलब जहां अपना फायदा देखा, जो चीज सस्ती मिली उधर खिसक लिए। हाँ। क्या इसे किसी बड़े सिद्धांत का नाम देना सही है? देखिए, इसे अवसरवाद का चोला पहनाना ना एक बहुत सतही सोच है। अच्छा, तो असलियत क्या है? इस किताब का फ्रेमवर्क बहुत साफ करता है कि ये अपॉर्चुनिज्म नहीं है, बल्कि शुद्ध रूप से रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे? पुराने समय में ना दुनिया दो खेमों में बटी थी। तब स्पष्टता या क्लैरिटी को ताकत माना जाता था। आप या तो इस तरफ थे या उस तरफ। ब्लैक एंड व्हाइट था सब कुछ। एग्जैक्टली। लेकिन आज की इस मल्टीपोलर दुनिया में, जहां कोई भी एक महाशक्ति हर चीज की गारंटी नहीं दे सकती, वहां किसी एक पक्ष के प्रति अंधी निष्ठा दिखाना आत्महत्या के समान हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि अगर आप एक गुट के पूरी तरह सगे हो गए, तो दूसरा गुट आपकी सप्लाई चेन काट देगा। इसलिए एम्बिग्विटी या अस्पष्टता अब कोई कमजोरी या अनिर्णय नहीं है। मतलब ये कंफ्यूजन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही तार्किक और सोचा समझा बचाव का तरीका है। ये देशों को बचाए रखता है। ये नजरिया वाकई आंखें खोलने वाला है। तो जब रूस झटके सोख रहा है, चीन बगल से निकल रहा है और भारत जैसे देश रणनीतिक अस्पष्टता का चतुर खेल खेल रहे हैं, हाँ, तो
इस पूरी तस्वीर में उस पुराने पहलवान का क्या हाल है जिसकी हमने एकदम शुरुआत में बात की थी? आप अमेरिका की बात कर रही हैं? हाँ, और यहीं से आता है किताब का मुख्य शीर्षक द अमेरिकन डायलेमा, यानी अमेरिकी दुविधा। जहां तक मुझे समझ आया, ये दुविधा ये नहीं है कि अमेरिका की शक्ति कल सुबह खत्म होने वाली है। बिल्कुल नहीं। क्योंकि अमेरिका आज भी आर्थिक, सैन्य और तकनीकी रूप से दुनिया में सबसे ताकतवर है। हाँ, ये बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। सत्ता रातों रात भाप बनकर नहीं उड़ती। तो फिर संकट क्या है? अमेरिका के सामने जो संकट है वो क्षमता का नहीं है, बल्कि रैंक और रेलेवेंस के बीच के भयंकर टकराव का है। रैंक मतलब शीर्ष स्थान या दादागिरी बनाए रखना? हाँ, और रेलेवेंस मतलब प्रासंगिक या उपयोगी बने रहना। एग्जैक्टली। इन दोनों को हम अलग अलग कैसे देखें? मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करती हूँ। हाँ, बताइए। ये ना किसी ऐसे पूर्व चैंपियन एथलीट की तरह लगता है जिसने दशकों तक कुश्ती के अखाड़े पर राज किया हो। उसका नाम ही काफी था। ठीक है। लेकिन अब समय बदल गया है। अब लोग कुश्ती नहीं बल्कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स या MMA देखने लगे हैं। गेम ही बदल गया। हाँ, नियम बदल गए हैं। वहां सिर्फ ताकत से काम नहीं चलता, बल्कि चपलता और नई तकनीक चाहिए। लेकिन वो जो पुराना चैंपियन है, वो अभी भी उसी अखाड़े में खड़े होकर अपने पुराने कुश्ती के दांव पेच लगाकर जीतने की कोशिश कर रहा है। और वो हार रहा है। हाँ, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि खेल बदल चुका है। दुनिया आगे निकल गई, पर वो अभी भी खुद को पुराने आईने में देख रहा है। बहुत खूब। इस स्थिति को किताब में आइडेंटिटी लैग का सटीक नाम दिया गया है। आइडेंटिटी लैग। हाँ, जब कोई सत्ता या संस्था ये मानने से इनकार कर दे कि दुनिया बदल चुकी है और उसके पुराने तरीके अब ऑब्सोलीट या अप्रचलित हो गए हैं, तो वो इसी आइडेंटिटी लैग का शिकार होती है। तो अमेरिका इसी आइडेंटिटी लैग से जूझ रहा है? बिल्कुल। एक समय था जब रैंक और रेलेवेंस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मतलब जो नंबर 1 है वही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। हाँ, जो शीर्ष पर था वही सबसे ज्यादा प्रासंगिक था। लेकिन आज अपनी रैंक या वर्चस्व बचाने के लिए अमेरिका को सख्ती दिखानी पड़ती है, आर्थिक प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं, दूसरों को डराना पड़ता है। और इसका उल्टा असर होता है। एग्जैक्टली। जैसे ही वो ऐसा करता है, बाकी दुनिया घबरा जाती है। बिल्कुल। दुनिया सोचती है कि कल को ये हथियार हम पर भी चल सकता है, और वे तुरंत अपने नए विकल्प खोजने लगते हैं। वही बाईपास और क्लोज्ड लूप्स। बिल्कुल। और इस तरह अपनी रैंक बचाने के चक्कर में महाशक्ति अपनी रेलेवेंस खोने लगती है। ये तो एक बहुत ही क्रूर चक्रिया विशेष साइकिल है। आप जितना ज्यादा दबाव डालेंगे, लोग उतना ही जल्दी आपके बनाए सिस्टम से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। और वही आज हम देख रहे हैं। तो फिर अगर पुरानी वास्तुकला ढह रही है, दबाव काम नहीं कर रहा, और ये रैंक बनाम रेलेवेंस की जंग छिड़ी है, हाँ। तो सत्ता को खुद को कैसे बदलना होगा? भविष्य का रास्ता क्या है? किताब में मुझे 2 भारी भरकम शब्द दिखे। कौन से? एक था कोऑर्डिनेशन बेस्ड लीडरशिप और दूसरा स्ट्रैटेजिक नॉन इंटरफेरेंस, रणनीतिक हस्तक्षेप। इन्हें कैसे समझें? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भविष्य की दुनिया में नेतृत्व का मतलब आदेश देना नहीं रह जाएगा। तो फिर क्या होगा? भविष्य दबाव का नहीं बल्कि डिजाइन का होगा। और ये जो रणनीतिक हस्तक्षेप है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि महाशक्तियां दुनिया से संन्यास ले लेंगी या हार मान लेंगी। हाँ, वो तो मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर छोटी बात पर दखल देना, सजा देना या अपनी मर्जी थोपना बंद करना होगा। इसके बजाय आपको समन्वय या कोऑर्डिनेशन करना होगा। यानी आप कह रहे हैं कि भविष्य का लीडर वो नहीं होगा जो सबसे जोर से चिल्लाए, नहीं, बल्कि वो होगा जो सबसे अच्छी सड़क, सबसे सुरक्षित पुल और सबसे तेज इंटरनेट केबल बिछाए। एकदम सही। आपको ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे तकनीकी मानक और ऐसे सुरक्षित ढांचे तैयार करने होंगे जिनका उपयोग लोग इसलिए करें क्योंकि वो वाकई कारगर हैं, इसलिए नहीं कि उन पर कोई बंदूक तानी गई है। एग्जैक्टली। सत्ता का काम अब लोगों को हाकना नहीं बल्कि उन्हें बेहतर सुविधाएं देकर अपने नेटवर्क से जोड़े रखना होगा। ये पूरी चर्चा सत्ता और शक्ति को देखने का एक बिल्कुल नया और ताज़ा नजरिया देती है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। संदीप जयचौहान ने इस UPI फ्रेमवर्क के जरिए वाकई एक शानदार काम किया है, और मुझे लगता है कि इस विश्लेषण की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कहीं भी भावनाओं या वैचारिक पक्षपात को जगह नहीं दी गई है। हाँ, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव है। ये सिर्फ इस बात का पोस्टमार्टम करता है कि सिस्टम काम कैसे करते हैं, और जब वे टूटते हैं तो क्यों टूटते हैं। और ये हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है। वो क्या? कि शक्ति
तब खत्म नहीं होती जब उसका नियंत्रण या दायरा थोड़ा कम हो जाता है। नियंत्रण का कम होना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, क्योंकि बाकी दुनिया भी तो आगे बढ़ रही है। हाँ, वो तो है। असली शक्ति तब खत्म होती है जब वो समय के साथ खुद को बदलने से या अडेप्ट करने से इनकार कर देती है। ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। तो चलिए आज के इस गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं। बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी एक ऐसी नींव से जो बिना कोई शोर के पूरी इमारत को थामे रखती है। अब जरा रुककर सोचने वाली बात है। हाँ। क्या भविष्य की असली ताकत उसकी नहीं होगी जो सबसे तेज आवाज में आदेश देता है, बल्कि उसकी होगी जो सबसे शांत, लचीला और अपरिहार्य बुनियादी ढांचा तैयार करता है। एक ऐसा ढांचा जिसे हर कोई खुशी खुशी इस्तेमाल करना चाहे। एग्जैक्टली। और अगर हम इस पूरी भू राजनीतिक चर्चा को सिर्फ देशों की सीमाओं तक ही सीमित न रखें तो क्या होगा? अगर हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन या कॉरपोरेट जगत की बड़ी कंपनियों के नजरिए से देखें, तो आज कौन सी ऐसी पुरानी और विशाल संस्थाएं हैं जो इसी आइडेंटिटी लैग का शिकार हो रही हैं? ये बहुत ही शानदार सवाल है। कौन है जो बदलती हुई दुनिया और नई तकनीक के बीच आज भी अपने पुराने नियमों और धमकियों से राज करने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी काफी देर तक गूंजता रहेगा। ये सोचने के लिए वाकई एक बेहतरीन और प्रासंगिक बिंदु है। शक्ति का नया रूप अब शोर में नहीं, बल्कि स्मार्ट डिजाइन और उपयोगिता में छिपा है। तो आज के इस विस्तृत और दिलचस्प चर्चा में बस इतना ही। नए विचारों पर चिंतन करते रहिए और दुनिया को एक नए नजरिए से देखते रहिए।